सुहाना था। आसमान साफ था। रवि के घर में भी हर सुबह की तरह हलचल थी। मम्मा जल्दी करो ना, मुझे बहुत देर हो जाएगी। कल भी टीचर बहुत गुस्सा हो रही थी। रवि अखबार पलटते हुए बीच बीच में घड़ी देख रहा था, क्योंकि बच्चों को स्कूल के लिए देर नहीं होनी चाहिए थी। आनंद स्कूल की यूनिफॉर्म पहनते हुए आईने के सामने खड़ा था और अपनी टाई ठीक करने की कोशिश कर रहा था, जबकि विद्या अपने जूते पहनते पहनते बार बार बैग में झांक रही थी कि कहीं कुछ छूट तो नहीं गया। मम्मा देखो ना, ये आनंद भाई अपनी बोतल तो ले नहीं जाते और स्कूल में मेरी बोतल का पानी पी लेते हैं। किचन में संध्या गैस के पास खड़े सबके लिए टिफिन तैयार कर रही थी। तभी बाहर से अचानक स्कूल बस का हॉर्न सुनाई दिया। रवि ने घड़ी की तरफ देखा और आवाज लड़ाई, आनंद जल्दी करो बेटा, बस आ गई है। विद्या तुम भी आओ। दोनों बच्चे जल्दी जल्दी बाहर आए। आनंद ने बैग कंधे पर डाला और विद्या पानी की बोतल पकड़कर चल पड़ी। रवि उन्हें लेकर गली तक गया, दोनों को बस में बैठाया और हल्की मुस्कान के साथ हाथ हिलाया। बस आगे बढ़ गई और गली फिर से शांत हो गई। रवि कुछ पल वहीं खड़ा रहा, फिर सुकून की सांस लेकर घर लौट आया। घर के अंदर संध्या किचन में काम कर रही थी। रवि ने कहा, मेरा टिफिन भी जल्दी तैयार कर दो, ऑफिस के लिए देर हो रही है। संध्या ने कहा, हो गया है, बस बंद कर रही हूं। रवि जूते पहन ही रहा था कि संध्या ने हल्की आवाज में कहा, एक बात बताऊं? 2-3 दिनों से किचन में अजीब सी खड़खड़ की आवाज आ रही है, शायद चूहे हों। हर घर में होता है, शाम को ऑफिस से लौटते वक्त दवा ले आऊंगा। संध्या ने हामी में सिर हिला दिया। कहकर रवि बैग उठाकर घर से निकल गया। घर में सब कुछ रोज जैसा था। किसी को अंदाजा नहीं था कि शाम तक सब बदलने वाला है। रवि ऑफिस जा चुका था और बच्चे स्कूल। संध्या ने दरवाजा बंद किया। उसने आंगन में झाड़ू लगाई, फिर किचन में बर्तन धोकर चूल्हा और काउंटर साफ किया। उसके बाद बेडरूम में जाकर बच्चों के फैले कपड़े समेटे, तह लगाकर अलमारी में रखे और बिस्तर ठीक किया। घर फिर से सलीके में था, बिल्कुल रोज की तरह। दोपहर हो चली थी। गली में स्कूल बस का हॉर्न बजते ही संध्या समझ गई कि बच्चे आ गए हैं। वो तुरंत दरवाजा खोलने गई। बस रुकते ही आनंद और विद्या उतरकर हंसते खेलते घर की तरफ दौड़े। दोनों ने बैग एक तरफ रखे, जूते उतारे और सीधे आंगन में पहुंच गए। कुछ ही देर में फुटबॉल निकल आई और आंगन बच्चों की आवाजों से भर गया। उसी वक्त संध्या को किचन की तरफ से फिर हल्की सी खड़खड़ाहट सुनाई दी। जैसे कोई डिब्बा गिरा हो। वो चौंक कर किचन में गई, लेकिन अंदर सब कुछ अपनी जगह पर था। उसने इधर उधर देखा और सोचा कि शायद वही पुरानी आवाज होगी। संध्या ने गहरी सांस ली और बिना ज्यादा सोचे वापस आंगन में आ गई। आनंद और विद्या खेल में मग्न थे। गेंद कभी एक तरफ जाती, कभी दूसरी तरफ। दोनों हंसते दौड़ते रहे। संध्या उन्हें खेलते हुए देखती रही। उसके चेहरे पर सुकून था। कभी संध्या विद्या के पास जाकर उसके माथे पर प्यार से चूम लेती, तो कभी आनंद को गोद में उठा लेती। उन दोनों बच्चों में ही उसकी पूरी दुनिया बसी थी। दिन भर की थकान और छोटी मोटी चिंताएं बच्चों की हंसी में अपने आप हल्की हो जाती थी। थोड़ी देर बाद संध्या ने आंगन से आवाज दी, आनंद चलो अब पहले खाना खा लो। दोनों बच्चों ने खेल में डूबे होने की वजह से पहले ध्यान नहीं दिया। संध्या ने हल्की सख्ती से दोबारा कहा, रोज यही करते हो, पहले खाना फिर खेल। आखिरकार दोनों मान गए। आनंद ने गेंद एक तरफ रखी और विद्या अंदर आ गई। संध्या ने उनके हाथ धुलवाए और मेज पर बैठा दिया। बच्चे चुपचाप खाना खाने लगे। थोड़ी देर बाद खाना खत्म हुआ और दोनों फिर से बाहर खेलने भाग गए। शाम ढलते ढलते बाहर अंधेरा छा गया। कुछ ही देर में रवि घर लौट आए। वो थके हुए थे और उनके हाथ में एक छोटी सी थैली थी। ये ले आया हूं, कहते हुए उन्होंने चूहे मारने वाली दवा संध्या को दी। संध्या ने उसे किचन में एक डिब्बे के अंदर रख दिया और खाना गर्म करने लगी। बच्चे भी खेल छोड़कर अंदर आ गए। रवि कुर्सी खींचकर बैठ गए। घर में सब साथ थे।
खाना सामने आया तो रवि के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। वो कभी आनंद के सिर पर हाथ फेरते तो कभी विद्या की तरफ देखकर मुस्कुरा देते। बच्चे भी खुश थे और दिन भर की छोटी छोटी बातें आपस में कर रहे थे। संध्या सबको खाते हुए देख रही थी और मन ही मन संतुष्ट थी। घर में रोशनी थी, अपनापन था और सब कुछ बिल्कुल सामान्य लग रहा था। बाबा, इस बार हम लोग शिमला घूमने चलेंगे ना? हाँ बेटा। किसी को यह एहसास नहीं था कि यही सुकून बहुत जल्द दर्द में बदलने वाला है। रात गहराने लगी थी। संध्या ने घर के काम समेट लिए और बेडरूम में बिस्तर लग गया। रवि बीच में लेटे थे और दोनों बच्चे उनके पास सिमट कर लेट गए। रवि धीमी आवाज में बच्चों को एक साधारण सी कहानी सुना रहे थे। एक समय की बात है, एक छोटा सा गांव था जहां लोग बहुत सादा जीवन जीते थे। कभी वो विद्या के बालों पर हाथ फेरते तो कभी आनंद की तरफ देखते। थोड़ी ही देर में दोनों बच्चे गहरी नींद में चले गए और कमरे में एक शांत खामोशी छा गई। रवि ने बच्चों पर चादर ठीक से डाली और चुपचाप कमरे से बाहर आ गए। किचन में संध्या आखिरी काम समेट रही थी। बर्तन रखे जा चुके थे और रसोई साफ थी। संध्या ने पूछा, वो चूहे मारने वाली दवा आज ही रात में रख दें? हाँ रख दो, लेकिन ध्यान रखना सुबह सबसे पहले देख लेना। बच्चों के हाथ नहीं लगनी चाहिए। संध्या ने हामी भरी। उसने डिब्बा निकाला, चूहे मारने वाला केक कागज में लपेटा और किचन के एक कोने में अलमारी के नीचे रख दिया। लाइट बंद हुई और घर में अंधेरा छा गया। रवि और संध्या अपने कमरे में आकर लेट गए। एसी चल रही थी और बच्चे सुकून से सो रहे थे। रात गहरी थी और घर पूरी तरह शांत। ना कोई आवाज, ना कोई हलचल, सभी गहरी नींद में थे। लेकिन जब सुबह हुई तो काफी देर तक किसी की आंख नहीं खुली। बहुत देर बाद रवि की आंख खुली। सिर भारी था और शरीर थका हुआ। उन्होंने घड़ी देखी तो इतनी देर कैसे हो गई संध्या? लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। रवि वॉशरूम जाकर लौटा और बच्चों को पुकारा। कमरा अब भी शांत था। दिल की धड़कनें तेज हो गई। वो जल्दी से बच्चों के पास गया और कांपते हाथों से चादर हटाई। के बेटे आनंद की नाक से खून बह रहा था। उसका चेहरा कुछ कुछ नीला पड़ चुका था। तभी रवि की नजर अपनी बेटी विद्या पर पड़ी। उसकी आंखें खुली हुई थी और आंखें पूरी तरह लाल हो चुकी थी। मुंह भी थोड़ा सा खुला था। शायद वो अपने बाबा को पुकार रही थी। रवि बहुत ज्यादा घबरा गया। उसके मुंह से आवाज भी नहीं निकल पा रही थी। वो जल्दी से पलटा और संध्या के पास पहुंचा। संध्या, उठो, प्लीज उठो, उन्होंने चीखते हुए कहा। लेकिन संध्या भी बेसुध पड़ी थी। रवि भागकर पानी लाया और घबराए हुए हाथों से संध्या के चेहरे पर पानी छिड़का। एक बार, फिर दूसरी बार। कुछ पल बाद संध्या ने हल्की सी कराह भरी और उसकी पलकें हिली। वो बेहोश थी। अब पानी पड़ते ही वो कुछ कुछ होश में आने लगी थी। संध्या की आंखें पूरी तरह खुली तो उसने अपने जिस्म में अजीब सा दर्द महसूस किया, जैसे रात भर किसी ने उसे निचोड़ दिया हो। सिर भारी था, सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। सामने रवि का घबराया हुआ चेहरा दिखा तो वो एकदम हड़बड़ा गई। क्या हुआ? उसकी आवाज कांप रही थी। अगले ही पल उसे अपने बच्चों का ख्याल आया। उसकी आंखें डर से फैल गई। रवि, हमारे बच्चे, आनंद, विद्या, कहते कहते उसकी आवाज टूट गई। वो खुद को संभालते हुए बिस्तर से उठने की कोशिश करने लगी। आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। मेरे बच्चों को कुछ हो गया है क्या? उसने घबराई हुई आवाज में कहा। जैसे ही वो खड़ी हुई, उसके पैर लड़खड़ा गए और वो जमीन पर गिर पड़ी। दर्द की एक तेज लहर उसके पूरे शरीर में दौड़ गई, लेकिन मां का दिल हार मानने को तैयार नहीं था। उसने किसी तरह खुद को संभाला, दीवार पर सहारा लिया और फिर लड़खड़ाते हुए कदमों से बच्चों की तरफ बढ़ी। लेकिन बच्चों के जिस्म में कोई हरकत नहीं थी। संध्या फूट फूट कर रोने लगी। उसकी चीखें पूरे घर में गूंजने लगी। रवि ने उसे संभालने की कोशिश की। संध्या, प्लीज खुद को संभालो। उसकी आवाज भी लड़खड़ा रही थी।
लेकिन उस पल कोई भी तसल्ली काम नहीं आ रही थी। रवि अचानक उठकर बाहर की तरफ दौड़ा। कोई है, मदद करो, वो गली में चिल्लाने लगा। आवाज सुनकर पड़ोसी बाहर निकल आए। कुछ ही देर में 2-3 लोग घर के अंदर आ गए। जैसे ही उन्होंने बच्चों को देखा, सबके चेहरे का रंग उड़ गया। घर में अफरा तफरी मच गई। तभी एक पड़ोसी ने घबराई हुई आवाज में कहा, 1 मिनट, मैं अभी एम्बुलेंस बुलाता हूँ। फोन निकाला गया। जल्दी जल्दी बातें की गई। संध्या अब भी अपने बच्चों को सीने से लगाए बैठी थी, जैसे उन्हें छोड़ देगी तो सब खत्म हो जाएगा। पूरा घर शोर, रोने और घबराहट से भर चुका था और बाहर गली में एम्बुलेंस के सायरन का इंतजार शुरू हो चुका था। कुछ ही मिनटों में एम्बुलेंस की आवाज गली में गूंजने लगी। पड़ोसियों की मदद से आनंद और विद्या को जल्दी से एम्बुलेंस में लिटाया गया। संध्या रोती हुई बच्चों के पास बैठी थी, उनके ठंडे होते हाथों को सहलाए जा रही थी। रवि भी सदमे में था, कुछ बोल नहीं पा रहा था। एम्बुलेंस तेजी से अस्पताल की ओर दौड़ रही थी। रास्ते भर संध्या अपने बच्चों को आवाज देती रही, जैसे उसकी आवाज उन्हें वापस ले आएगी। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टरों की टीम ने बच्चों को स्ट्रेचर पर लिया और इमरजेंसी में ले गए। कुछ देर बाद एक डॉक्टर बाहर आया। उसके चेहरे पर जो भाव थे, उन्हें देखकर ही रवि और संध्या का दिल बैठ गया। डॉक्टर ने धीमी और साफ आवाज में कहा, हमें बहुत अफसोस है, बच्चे की मौत जहर की वजह से हो चुकी है। ये सुनते ही संध्या की चीख निकल गई। वो वहीं फर्श पर बैठ गई, जैसे उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई हो। रवि दीवार पर सहारा लेकर खड़ा रहा। उसके आंखें खाली थी, शब्द जैसे खत्म हो गए थे। मामला गंभीर था, इसलिए पुलिस को सूचना दी गई। कुछ ही देर में पुलिस अस्पताल पहुंची और फिर जांच शुरू हुई। पुलिस की टीम घर के हर कोने को ध्यान से देखने लगी। किचन, बेडरूम, पानी के बर्तन, सब कुछ। संध्या और रवि का रो रो कर बुरा हाल था। संध्या बार बार यही कहे जा रही थी, मेरी गलती है, मैंने ही दवा रखी थी। जांच के दौरान जो सामने आया वो रूह कपा देने वाला था। किचन में जो चूहे मारने वाला जहर रखा था, उसी रात एक चूहे ने उसे मुंह में दबाया और इधर उधर घूमते हुए पानी के एक खुले बर्तन के पास पहुंच गया। उसी बर्तन में जहर गिर गया और पानी में घुल गया। रात भर एसी चलती रही। जहरीली हवा और पानी की मिलावट पूरे कमरे में फैलती रही। रवि और संध्या उस जहर की वजह से बेहोश रहे। उन्हें कुछ सुनाई नहीं दिया, कुछ समझ में नहीं आया। लेकिन छोटे बच्चे, उनका शरीर इतना मजबूत नहीं था कि वो उस जहर का असर सह पाते। सुबह जब सब जगे, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एक छोटी सी लापरवाही, एक आम घरेलू आदत और एक पूरा घर उजड़ चुका था। अस्पताल और पुलिस की कार्रवाई के बाद घर लौटते समय रवि और संध्या के बीच कोई बातचीत नहीं थी। जिस घर में कुछ घंटे पहले बच्चों की हंसी गूंजती थी, वही घर अब एकदम खामोश था। खिलौने वैसे ही पड़े थे, गेंद आंगन में लुकी हुई थी, दीवार पर घड़ी लगी अब भी चल रही थी। लेकिन उस घर का वक्त जैसे थम गया था। संध्या बार बार खुद को दोष दे रही थी और रवि की आंखों में एक ऐसा खालीपन था जिसे कोई शब्द भर नहीं सकता था। यह हादसा किसी दुश्मनी या साजिश की वजह से नहीं हुआ था, बल्कि एक आम घरेलू लापरवाही की वजह से हुआ था। यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि ये सिर्फ एक कहानी नहीं है। इसी तरह का एक दर्दनाक हादसा असल जिंदगी में भी हो चुका है। करीब 1 साल पहले चेन्नई में ठीक इसी तरह चूहे मारने वाली दवा की वजह से पूरा परिवार जहरीली हवा की चपेट में आ गया था। उस हादसे में भी 2 मासूम बच्चों की जान चली।